आज देखो मैं आपके लिए डायरेक्ट टैक्स का एमसीक्यू का वीडियो बना रहा हूं जो जनवरी 26 के अंदर एग्जाम हुए हैं उनके लिए मैं एमसीक्यू ये वीडियो बना रहा हूं। अभी अपन देखो इसके अंदर मैंने आपको क्लास में काफी बार डिस्कस किया है कि अपने इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर आजकल ज्यादा पूछ रहा है, और जो मैंने आपको क्लास के अंदर बता रखा है सारे उसी पैटर्न से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करा रखे हैं। तो सबसे पहले आपके पूछ रहा है कि कितना अमाउंट इंटरेस्ट का अलाउड होगा एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में। जब हम बात करते हैं 94 बी की जब रिक्वायरमेंट आती है तो वहां पर अपन ने पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट डेबिट करने के लिए अपन ईबीआईटीडीए देखते हैं। तो इस केस में अपन देखते हैं कि कितना परमिटेबल होगा। तो देखो इसके लिए सीधा सिंपल सी बात है, जो नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका, नेट प्रॉफिट आ रहा है उसमें एड बैक कर देंगे अपन जितना इंटरेस्ट आपने डेबिट कर रखा है वो, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, टैक्स ऐड बैक कर देंगे, तो ये आ गया 20.5%। अब इसके अकॉर्डिंगली 30% आपके अलाउड होगा, तो 6.15 करोड़ आपके अमाउंट अलाउड होता है। अब इसमें से रिलेटेड पार्टी और अनरिलेटेड पार्टी का अपन बात करते हैं। एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में तो क्या है 5 CR का है और 1.25 CR है अनरिलेटेड पार्टी। तो अनरिलेटेड पार्टी पे तो प्रोविजन लगता ही नहीं, वो तो पूरा अलाउड है। तो 5 करोड़ का ही आपके रिलेटेड पार्टी का है एसोसिएट एंटरप्राइजेस का। तो उसके साथ साथ जो पिछले सालों का इसने कहा 2 करोड़ का आपका अमाउंट आ रहा है जो कि पिछले सालों का आपने एडजस्ट नहीं कर पाए। तो मैंने आपको बता रखा है जो इंटरेस्ट अनअलाउड हो जाता है 30% से एक्स्ट्रा जो जा रहा था, तो वो हम आगे के 8 सालों में उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आगे के 8 सालों में लिमिट के अंदर एडजस्ट होगा। तो लिमिट हमारी बची है 1.15 करोड़। तो ये टोटल 5 करोड़ जो आपके पिछले सालों का आ रहा है वो 1.15, और जो अनरिलेटेड पार्टी का है वो तो पूरा अलाउड होगा। तो ऐसे 7.4 करोड़ आपके अलाउड हो जाएगा। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए इस केस में आ जाएगा। इसके बाद अपन बात करें सेकंड का आंसर। अपन बात करें सेकंड के अंदर आपके जो रीसेल्स प्राइस मेथड से अपन कैलकुलेशन करते जाते हैं, तो अनरिलेटेड पार्टी के बीच में ये ट्रांजेक्शन का जीपी रेशियो है 20%। तो आपके रिसर्च प्राइस में 30 करोड़, तो ऐसे केस के अंदर 30 करोड़ का 20% निकालो तो 6 करोड़ आता है। तो यानी 24 करोड़ आपके आ रहा है। अब 24 करोड़ आ रहा है, जबकि आप इसमें कितने दिखा रहे हो 22 करोड़, और इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी 26.5 करोड़। तो ऐसे केस में ये होता है 26.5 करोड़। तो यह 24 करोड़ माइनस 26.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ का आपका एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बी 250 करोड़। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद आते हैं कि यहां पर मिसेस जेनिफर को क्या रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, कि बिल्कुल उससे रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है कि जैसे मैंने कहा कोई फॉरेन एसेट्स है आपके पास तो आपको अपने रिटर्न के अंदर डिटेल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो आंसर इज ए। अब इसके बाद यहां पर कहते हैं कि यदि अनडिस्क्लोज, अपन यहां पर क्या कहते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जैसे एफए शेड्यूल फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं करते तो उसकी पेनल्टी कितनी होती है, तो ये पेनल्टी है 10 लाख रुपए, जो मैंने आपको क्लास में लिखवा रखी है वही आपकी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, जिसके अंदर आपको पता है गिफ्ट है, तो गिफ्ट तो रिलेटेड से मिलता है, तो 56(2)(10) के अंदर एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन जो क्लबिंग वाली बात करते हैं उसके साथ इसको वर्किंग करते हैं, तो आंसर बी के अंदर कवर हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं केस स्टडी नंबर 2, जिसके अंदर यहां पर इंटरनेट डेकोरेटर है, तो इसको ये पैसा मिल रहा है एक कॉमर्स ऑपरेटर से। तो वहां पर स्टूडेंट आपको पता है 5 करोड़ तक का पैसा मिलता है, और हम पैन नंबर दे देते हैं तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, तो ये टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा जब ये आपको किसी पर्सन जिसका पिछले साल का टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 CR से ज्यादा है, तो उसे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है प्रोफेशनल फीस के लिए 194(j) में। लेकिन वो बिजनेस के पर्पज से आता है, जो रेजिडेंशियल पर्पज से उस पर नहीं लगेगा। तो केवल बिजनेस वाला पर्पज कितना है 45,000, तो वो 45,000 पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब इसकी जो एग्रीगेट इनकम अपन निकालेंगे तो उस पर अपन बात करें, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या टीडीएस डिडक्ट करना होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं होगा, क्योंकि 5 लाख की लिमिट में है, 5 लाख से ऊपर नहीं है, 4,70,000 है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। दूसरा आपके आता है कि जो एन इसको पेमेंट करेगा तो 194(j) के अंदर टीडीएस डिडक्ट करेगा 10%, लेकिन वो बिजनेस, केवल बिजनेस के अमाउंट पे ही टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी, यदि बिजनेस का अमाउंट नहीं है टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद जब अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इनकम की देखो कैलकुलेशन करते हैं, तो यहां पर मैंने कहा कि ये 44A के अंदर फ्लैट 50% प्रोफेशनल पर्सन है, बुक्स मेंटेन नहीं करता 44AA में, तो 50% इनकम आप डिक्लेयर करेगा। 38 लाख तो इसकी किसकी इनकम आ गई, यहां पर ग्रॉस रिसिप्ट बता रखा है, जिसमें इंक्लूडिंग अपन कर लेते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर की और 4 आपके आउटसाइड ऑफ इंडिया से आ रही है, तो टोटल हो गई इसकी ये इनकम, इसका 50% क्लेम किया तो 23,35,000 हो जाएगा।
उसके ऊपर मैं टैक्स कैलकुलेट करूं तो पहले 15 लाख तक का टैक्स 1,40,000 और उसके ऊपर 30% लगाते हुए ये टैक्स आपके आ जाएगा, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन लगाऊंगा तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी, 4,06,120। ये बी है ना बेटा, 4,06,120 है ना, ये आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अपन आते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी 3 पे, जो कि अपन यहां पर बात करने जा रहे हैं। तो केस स्टडी 3 के अंदर आपके बता रहा है, मैं आपको बताऊं, पहला क्वेश्चन कहता है कि यहां पर आपके किस अमाउंट तक की अपन बात करते हैं जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहां पर अपन बात करें 20 लाख तक, इस केस में अपन बात करते हैं। तो टोटल इनकम में से अपन बात करते हैं 20 लाख आ जाएगा, आंसर इज सी। फिर इसके बाद आपके आता है जो आपके स्पेशल प्रोविजन से बाहर इनकम जा रही है तो उस पर टैक्स रेट लगता है स्पेशल इनकम पे 30%, 115BBI के अंदर एट द रेट ऑफ 30%। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं यहां पर, स्टूडेंट यहां पर जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में से जो इसने कंप्यूटर के लिए यूज किया है तो वो 25 लाख का ही इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। 25 लाख का कॉर्पोरेशन डोनेशन स्पेसिफिक पर्पज से होता है, लोन इसके अंदर जब रिपेमेंट करेगा तब देखेंगे तो 25 लाख इसमें एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान जाएगा। फिर एनएमएस डोनेशन में आपको पता है कि एनएमएस डोनेशन टैक्सेबल होता है 30%, लेकिन पहले उसमें डिडक्शन मिल जाता है 1 लाख या 5% ऑफ टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन तो इस केस में 20 लाख है, उसमें से हटा देना 1 लाख या फिर 5%, 115 लाख टोटल ये है 115 लाख का, विच एवरेज हायर घटाया 5.75 तो ये जगह 14.25, उसका 30% तो 4,27,500, आंसर इज डी। फिर इसके बाद ये तो बहुत सीधा सिंपल है, 44 बीबीसी के अंदर मैंने 20% बता रखा है स्पेसिफिक इनकम का, तो 10 लाख आ जाएगा आंसर सी। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं यहां पर जब इसको ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है तो ऐसे केस में कहा जाएगा फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बिफोर डीआरसी के पास जाएगा, डीआरसी के पास जाकर अपनी एप्लीकेशन फाइल करेगा। और ये रेजिडेंट ऐसे चाहिए तो इसके लिए देखो इसकी इनकम के इसलिए कहा गया, सैलरी को छोड़ के टैक्स लगाना तो वीडीए पे 30% टैक्स है और लोस को एडजस्टमेंट मिलेगा नहीं, गिफ्ट भी वीडीए ही मिला है। तो अब ये 20 लाख से ऊपर इसकी ऑलरेडी इनकम जा चुकी है तो भैया 30% ही स्लैब लगेगा जो भी अदर इनकम होगी, तो गिफ्ट में भी 30% लगेगा क्योंकि 20 लाख को ये क्रॉस कर चुका है। 20 लाख को क्रॉस यानी 15 लाख को क्रॉस कर चुका है, 20 लाख तो सैलरी इनकम है, तो 15 लाख को क्रॉस करने के बाद फाइनेंस एक्ट की रेट क्या है 30%, फाइनेंस एक्ट की रेट क्या है 30%, 15 लाख के ऊपर, तो 20 लाख तो उसकी सैलरी कोई क्रॉस कर चुका है, तो वीडीए पे तो 30 है ही है, और जो गिफ्ट वीडीए मिला है उस पे भी 30% लगाऊंगा मैं, उस पे 30% लगाऊंगा। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो 111A में आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में आ रहा है वो 23 जुलाई 2024 से पहले है, 23 जुलाई 2024 से पहले है, तो रेट लगेगा 15%, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए 1,41,000, ये आपके आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया गया है, पूरा पेपर आपको मैंने सिंपली सॉल्व करा दिया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।